आज हम पढ़ेंगे पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, क्या होता है पॉवर्टी, गरीबी क्या होती है? रहने को छत नहीं, खाने को रोटी नहीं, है ना, पहनने को कपड़ा नहीं, ये क्या कहलाती है? गरीबी। ठीक है, हाँ यही होती है गरीबी। क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, रोटी कपड़ा मकान वाली आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गरीब या पुअर। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है, या फिर निरपेक्ष गरीब किसको कहा जाता है? जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है, पूरा नहीं कर पाता है, रोटी कपड़ा मकान एक्सेट्रा को वो पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, इतना भी उसके पास पैसा नहीं होता है कि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए, वो कहलाता है एब्सोल्यूट पुअर। ठीक है, और इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, एक और कंसेप्ट होता है, वो होता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? जब वो अपनी बेसिक नीड्स को तो फुलफिल कर पा रहा है, लेकिन किसी दूसरे के कंपैरिजन में वो उतना अच्छा लाइफस्टाइल, उतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? रिलेटिव पुअर या फिर सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट? एब्सोल्यूट पुअर यानी रोटी कपड़ा मकान को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है, और रिलेटिव पुअर यानी रोटी कपड़ा मकान तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन किसी दूसरे के कंपैरिजन में वो अपना उतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल, जो झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, वो अपना रोटी कपड़ा मकान तो वो फुलफिल कर पा रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे के कंपैरिजन में उनका लिविंग स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कहला रहा है? वो कहला रहा है रिलेटिव पॉवर्टी या निरपेक्ष सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, कोई डाउट? एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम बोलते हैं निरपेक्ष निर्धनता, और रिलेटिव पॉवर्टी को हम बोलते हैं सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, कोई डाउट? दो टाइप की पॉवर्टी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब रोटी कपड़ा मकान ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इतना गरीब है कि वो 2 वक्त की रोटी वो नहीं जुटा पा रहा है अपने लिए, कपड़े नहीं जुटा पा रहा है, और खाना एक प्लेस लिविंग के लिए, ठीक है, अपने लिए शेल्टर का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट पुअर। ठीक है, और कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी यानी 2 वक्त की रोटी कपड़ा और मकान तो वो जुगाड़ लेगा, लेकिन किसी दूसरे के कंपैरिजन में वो उतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएगा। घर होगा बहुत छोटा सा होगा, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, खाना तो प्रॉपर वो उसको मिल रहा होगा, लेकिन न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा होगा, है ना। हो सकता है नमक रोटी प्याज रोटी खा के वो अपना जीवन यापन कर रहा हो। ठीक है, हो सकता है मांग मांग के वो कपड़े पहन रहा हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिवली पुअर। ठीक है, कोई डाउट? दोनों समझ में आया? एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने का मेथड होता है हेड काउंट मेथड। ठीक है, और रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने का मेथड होता है हमारा लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? एब्सोल्यूट पॉवर्टी या फिर निरपेक्ष निर्धनता को मेजर करने का मेथड जो होता है उसका नाम है क्या? हेड काउंट मेथड। और सापेक्ष निर्धनता या फिर रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने का मेथड होता है लॉरेंस कर्व या गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, आया समझ में? कोई डाउट नहीं? अब हेड काउंट मेथड हम देखते हैं क्या होता है। हेड काउंट मेथड क्या होता है? मेथड होता है जिससे हम किसको मेजर करते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम मेजर करते हैं। ठीक है, यानी उन लोगों को, उन गरीब लोगों को हम मेजर करते हैं जो अपने 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान जैसी मूलभूत इनको जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनको मेजर करने के लिए हम इस
मेथड का यूज़ करते हैं जो कहलाता है क्या, हेड काउंट मेथड। हेड काउंट मेथड में हम क्या करते हैं, एक एक पर्सन को काउंट करते हैं, ठीक है, ये पुअर है, ये पुअर है, ये पुअर है, ये पुअर है, ऐसे करके हम एक एक पर्सन को हम काउंट करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हेड काउंट मेथड, ठीक है, हेड्स को काउंट करते हैं कितने लोग हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमको हेड काउंट मेथड में हमको क्या मिलता है, हमको ये मिलता है कि नंबर ऑफ पुअर कितने हैं, उस वो हमको पता चलता है, ठीक है, कि कितने लोग एक्चुअली पुअर हैं, ठीक है, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको इंटेंसिटी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है, कितने लोग पुअर हैं, कितने गरीब लोग हैं, उनके बारे में तो हमको जानकारी मिल रही है, लेकिन किस लेवल की उनकी गरीबी है, किस स्तर के वो गरीब है, कितने ज़्यादा गरीब हैं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हेड काउंट मेथड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हेड काउंट मेथड हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, ठीक है, उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है, और ऐसे हम निकालते हैं कि एब्सोल्यूट पुअर्स कितने हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम कैसे निकाल रहे हैं, कितने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, और डिवाइड हम कर रहे हैं किससे, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उससे, इससे हमको क्या मिलेगा, हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। कोई डाउट, अगर मान लो 100 की पॉपुलेशन है, ठीक है, और 10 लोग पुअर हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो अपनी मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो एब्सोल्यूट पुअर कितने होंगे, 1/10, ठीक है। इसका मैक्सिमम नंबर कितना होगा, मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है एब्सोल्यूट पुअर का, पूरी पॉपुलेशन ही पुअर हो, है ना, मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, 1। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मैक्सिमम रेशियो या मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है, 1। क्यों, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन ही पुअर हो, ठीक है, मान लो 100 लोग हैं और 100 के 100 पुअर है, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 1, तो हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी कितनी हो जाएगी, 1। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है इसका नंबर, 1, ठीक है, कि सारे के सारे पुअर हैं, ठीक, और मिनिमम कितना हो सकता है, 0, ये एक भी पुअर नहीं है ना, तो मिनिमम कितना हो सकता है, 0। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की रेंज हमेशा 0 से 1 तक रहती है, ठीक है। कोई डाउट नहीं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी समझ में आया, हेड काउंट मेथड समझ में आया। हेड काउंट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक पर्सन को काउंट कर रहे हैं कि कितने लोग एक्चुअली पुअर हैं, ठीक है, हमने एक एक पर्सन को काउंट किया है यहाँ पे, ठीक, आ रहा है समझ में, कोई डाउट नहीं। इसके बाद एक अगला मेथड होता है लॉरेंस कर्व या गिनी कोफिशिएंट। ये कौन सा मेथड होता है, ये मेथड होता है जिससे हम रिलेटिव पॉवर्टी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि एक जन के अपेक्षा में दूसरे लोग कितने गरीब हैं, कितने पुअर हैं, ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी का ये कंसेप्ट होता है। ये वाला ग्राफ देखते हैं हम, ठीक है, या पहले हम इसमें आते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी में क्या है, इससे समझाती हूं मैं, इससे ज्यादा इजीली समझ में आएगा। रिलेटिव पॉवर्टी में क्या है, अगर मान लो 100 लोग हैं आपके कंट्री में, ठीक है, 100 लोग हैं और उन सभी की इनकम $100 है, ठीक है, या 100 रुपीज़ है, ठीक है, हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम इंडिया 100 रुपीज़ लेके चलेंगे, ठीक है। 100 लोग हैं आपके कंट्री में और सभी की इनकम कितनी है, 100 है, ठीक है। तो क्योंकि इनकम जो है सबकी बराबर है, तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये एक कांस्टेंट लाइन हमको मिलेगी, ठीक है, ठीक। अब क्या हुआ कि 50 लोग हैं जिनकी इनकम $50 है और 50 लोग हैं जिनकी इनकम $150 है, तो क्या होगा कि कुछ लोग हैं जिनकी इनकम
जो है, मतलब 50 लोग हैं जिनकी इनकम कितनी है, $50 है, ठीक है, तो हम उनको यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। और कुछ लोग हैं जिनकी इनकम जो है 50 से ज़्यादा है, ठीक है, 150 है, तो हम उनको यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। तो हमें ऐसा ग्राफ मिल गया है, ठीक है, आ रहा है समझ में। और उसके बाद एक और ग्राफ हम देखते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति है जिसकी इनकम $10,000 है, ठीक है, और बाकी सब जितने हैं उन सभी की इनकम 0 है। तो बाकी सब जितने हैं उन सभी की इनकम कितनी है, 0 है, तो हम ये 0 वाली लाइन में प्लॉट करेंगे। और सिर्फ एक पर्सन ऐसा है जिसकी इनकम हमारे पास $10,000 की है, ठीक है, तो उसकी इनकम हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन थी ये हमारी परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन थी, है ना, और यहाँ पे भी ये वाली लाइन जो थी हमारी किसकी थी, परफेक्ट इक्वालिटी की, सबकी इनकम जो है बराबर है, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाली लाइन जो थी वो परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन थी, ठीक है। लेकिन ये जो कर्व बन रहा है ये नीचे इनइक्वालिटी का कर्व, कि कुछ लोग हैं उनकी इनकम इतनी है, कुछ लोग हैं इनकी इनकम इतनी है, ठीक है, ठीक। तो ये जो कर्व बन रहा है ये कर्व को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस कर्व, ठीक है। यहां पे लॉरेंस कर्व कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, हाँ वो अभी देख रहे हैं ना हम, अभी पहले लॉरेंस कर्व समझ में आया, ठीक है। ये है हमारा क्या, लॉरेंस कर्व, ठीक, आ रहा है समझ में। लॉरेंस कर्व क्या बता रहा है, लॉरेंस कर्व क्या बता रहा है कि लोगों की, यहां पे इसमें लॉरेंस कर्व कौन सा है, ये है हमारा कर्व लॉरेंस कर्व, ठीक है। और ये कर्व क्या बता रहा है कि लोगों की आय में कितनी असमानता है, ठीक है। जितनी ज्यादा असमानता होगी उतना ज्यादा ये कर्व नीचे की तरफ झुकता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा असमानता थी, सबकी इनकम 0 है, सिर्फ एक व्यक्ति की इनकम 10,000 है, तो हमें सीधा एक स्ट्रेट कर्व मिला, है ना। तो जितनी ज्यादा असमानता होगी उतना ज्यादा ये कर्व जो है वो नीचे की तरफ झुकता चला जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये क्या लाइन बता रही है, ये लाइन बता रही है परफेक्ट इक्वालिटी की। ये लाइन तब आती है जब सबकी इनकम एक बराबर होती है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये क्या लाइन बता रही है, ये लाइन बता रही है परफेक्ट इक्वालिटी की, और ये लाइन बता रही है हमारी इनइक्वालिटी की, असमानता की लाइन है ये, ठीक है। तो ये जो असमानता की लाइन है इसका नाम क्या है, लॉरेंस कर्व, और ये वाली जो लाइन है इसका नाम क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी वाली लाइन, ठीक है। जो परफेक्ट इक्वालिटी वाली लाइन और लॉरेंस कर्व के बीच का जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है, गिनी कोफिशिएंट, ठीक है, आ रहा है समझ में। ये जो एरिया है ये कहलाता है हमारा गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। जितनी ज्यादा असमानता होगी उतनी ज्यादा गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। कैसे, यहाँ पे असमानता 0 थी, ठीक है, तो ये वाला कर्व तो बना ही नहीं होगा, है ना। यहाँ पे असमानता 0 थी तो ये वाला कर्व बना ही नहीं होगा, तो ये कर्व इसी के साथ चिपक गया, तो हमारे गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आई, 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये परफेक्ट इक्वालिटी वाली लाइन है, ये हमारी असमानता वाली लाइन है, ठीक है। थोड़ा सा एक छोटा सा एंगल हमारा बन रहा है, तो हमारे गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आई, 0.25, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक पर्सन की वैल्यू $10,000 है और बाकी सबकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो हमारा लॉरेंस कर्व कौन सा बन रहा है, हमारा लॉरेंस कर्व है ये वाला कर्व, ठीक है। ये कर्व है हमारा लॉरेंस कर्व, और ये है हमारा परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन, यानी ये जो एरिया है ये बीच का ये कहलाएगा गिनी कोफिशिएंट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि ये मैक्सिमम है। इससे ज्यादा और कोई असमानता हो सकती है क्या, कि सिर्फ एक पर्सन ही पूरी इनकम अर्न कर रहा है, बाकी सबकी वैल्यू 0 है। इससे ज्यादा और कोई असमानता हो सकती नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू गिनी की कितनी होगी, 1, और मिनिमम वैल्यू गिनी की कितनी होगी, 0, ठीक है।
अब आपको ये पता करना है कि इंडिया का गिनी कोफिशिएंट कितना है। पता करके आओगे कि मैं बता दूं? पता करके आओगे? फिर मैं बता दूं? अभी बता दूं? इंडिया का गिनी कोफिशिएंट है 0.41। ठीक है। अब आपके हिसाब से इंडिया का गिनी कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? इंडिया में असमानता ज्यादा है कि समानता ज्यादा है? तो 5 के ऊपर होना चाहिए, 0.5 के ऊपर होना चाहिए कि 0.5 के नीचे होना चाहिए इंडिया का गिनी कोफिशिएंट? तो असमानता ज्यादा होगी तो क्या होगा? गिनी 1 के पास पहुंच जाएगा। असमानता कम है यानी गिनी 0 के पास है। तो जीरो इंडिया का कितना होना चाहिए? 0.5 के ऊपर होना चाहिए कि 0.5 के नीचे होना चाहिए? क्यों? होना चाहिए नहीं, अभी कितना है इसकी मैं बात कर रही हूँ। अभी कितना हो सकता है? हाँ, आपको क्या लग रहा है कितना इंडिया की प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? इंडिया का गिनी कोफिशिएंट 0.5 के ऊपर होना चाहिए या 0.5 के नीचे होना चाहिए? हाँ, ज्यादा होगा, 0.5 के ज्यादा होगा। लेकिन इंडिया का गिनी कोफिशिएंट है कितना? 0.41। ये क्यों हुआ? 5 के कम कैसे पहुंच गया ये? नहीं, मोदी जी के हर चीज मोदी जी के कारण नहीं होती है। मोदी जी के कारण नहीं हुआ ये। 0 पॉइंट क्यों? आप कुछ दिमाग लगाओ कि ये 0.4 पे कैसे पहुंच गया? इधर क्या? क्यों? ओके, और क्या बोल रहे थे आप? ठीक है, और अभी प्रधानमंत्री आवास योजना अच्छा टॉपिक निकाला आपने, अभी हम पढ़ेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है। इंडिया का गिनी कोफिशिएंट 0.41 है। क्यों? क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास पॉपुलेशन की संख्या बहुत ज़्यादा है ना? और मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है उनकी इनकम का रेंज लगभग बराबर है। मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन है उनकी इनकम का रेंज लगभग बराबर है। और हमारी इंडिया में मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना? और जो हाई हाई प्रोफाइल लोग हैं, हाई क्लास के लोग हैं जिनकी इनकम एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स, इनका नंबर हमारे देश में बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए इंडिया का जो गिनी कोफिशिएंट है वो 0.5 के नीचे है, इक्वालिटी वाले साइड है। क्यों? आप पता करके आओ। ठीक है, होमवर्क है ये आज आपका। ठीक है, अराउंड 65 उनका कांस्टेंट है और 95-98 उनका करंट है। ठीक है, बट इस साल के डेटा अभी मैंने देखे नहीं है, ये पिछले साल के डेटा के हिसाब से मैं बता रही हूँ। इस साल का डेटा आप अभी देख के बताना है ना, सर्वे आ चुका है हमारा। ठीक है, तो इंडिया में जो मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उनकी इनकम लगभग बराबर है। इसलिए यहाँ हमारा जो इंडिया का गिनी कोफिशिएंट है वो इक्वालिटी के करीब है, ना कि इनइक्वालिटी के करीब है। ठीक है, तो हमारे यहाँ का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, और फिर कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो जिनकी इनकम बहुत हाई है। ठीक है, तो ये होगा हमारे इंडिया का गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, हम्म हम्म हो जाएगा। तो ये मैं कोई एग्जैक्ट मैंने नहीं बनाया है, बताने का मतलब ये है। हाँ, तो नहीं क्यों होगा? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। ये वाला जो कर्व आएगा ना, ये बहुत छोटा सा कर्व आएगा। ये कर्व ऐसा नहीं आएगा जैसे यहाँ पे आया है। ठीक है, ये वाला कर्व बहुत छोटा सा कर्व आएगा।
ठीक है, हो सकता है ये ऐसा बन जाए, ऐसा और ऐसा, तो एरिया हमारा कम हो जाएगा, ये वाला कर्व हमारा बहुत छोटा आएगा। ठीक है, और लोअर क्लास की जो पॉपुलेशन है वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो गिनी कोफिशिएंट है हमारा 0.4 के लगभग है, 0.5 से ऊपर नहीं गया, क्योंकि इनइक्वालिटी हमारे देश में ऑल्दो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक सेक्शन है, हाँ, जो एक सेक्शन है जो बहुत अमीर है वो बहुत कम है। ठीक है, ऐसे हम देखें गरीब और अमीर के बीच का फर्क बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अमीरों की संख्या बहुत कम है और गरीबों की और मिडिल क्लास की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और गरीबों की जो आय है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, और जो मिडिल क्लास की आय है उनके सेक्शन में उसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए ये 0.41 के पास है। ठीक है, आ रहा है समझ में? समझ आया गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? गिनी कोफिशिएंट जो लॉरेंस कर्व और परफेक्ट इक्वालिटी लाइन के बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, और लॉरेंस कर्व किसको बोलते हैं? लॉरेंस कर्व वो कर्व है जो हमारे देश की इनइक्वालिटी को दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं? समझ आया? तीनों मेथड समझ में आया? हेड काउंट मेथड, लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट। कोई डाउट नहीं? इसके बाद अब हम और अलग प्रकार की पॉवर्टीज पढ़ते हैं। एक तो हो गई हमारी एब्सोल्यूट, जिसको मेजर करने का मेथड क्या था? हेड काउंट मेथड। ठीक है, उसके अलावा हमारी हो गई कौन सी? रिलेटिव या सापेक्ष निर्धनता, उसको मेजर करने का हमारा मेथड कौन सा था? लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट। हिंदी वाले कितने हैं? बस आप एक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही हिंदी? और बाकी सब इंग्लिश वाले हैं? ठीक है, चलो, इसके अलावा हमारे कुछ और मेथड्स हैं मेजर करने के पॉवर्टी को। ठीक है, और वो मेथड क्या है? पहला तो है सिचुएशनल पॉवर्टी और दूसरा है हमारा जनरेशनल पॉवर्टी। सिचुएशनल पॉवर्टी क्या होता है? यानी किसी सिचुएशन के कारण अगर कोई गरीब हो गया, ठीक है, जैसे अगर किसी की जॉब चली गई और वो जॉब जाने के कारण वो उसको फिर दोबारा जॉब नहीं मिल रही है और जॉब जाने के कारण वो गरीब हो गया, तो वो क्या हो गया? सिचुएशनल पॉवर्टी। ठीक है, कहीं कोई लैंडस्लाइड हो गया, आपका कोई फार्म एरिया था उत्तराखंड में, ठीक है, आपका पूरा जो लिविंग थी वहीं से आती थी, लैंडस्लाइड हो गया, पूरा का पूरा आपका एरिया जो है वो बह गया, वॉश ऑफ हो गया, फिर आपकी लिविंग वहाँ से आप अर्न नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वहाँ से आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तो वो क्या हो गया? सिचुएशन के कारण गरीब हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सिचुएशनल पॉवर्टी। ठीक है, कॉम्पनसेशन तो मिलता है, बट क्या वो कॉम्पनसेशन उस लॉस को कंपनसेट कर पाएगा? एक्चुअली आपको कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख? ठीक है, हाँ, तो हाँ, तो फिर उसको कहीं और सेटल करेंगे। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट पहले उनको स्कूल में या जहाँ कहीं पे भी सेटल करती है ना, जैसे अभी जोशीमठ वाला जो इशू चल रहा था कि पूरा का पूरा एरिया सिंक इन हो रहा था, है ना, धंस रहा था नीचे ज़मीनों में और क्रैक्स आ रहे थे, तो फिर वो पूरा एरिया खाली करवाया और उनको दूसरे जगह कहीं सेफ एरिया में, सिक्योर एरिया में पहले उनको रखा गया। फिर ये बोला गया कि या तो इसी को अच्छे से डेवलप किया जाएगा या फिर इनके लिए नई एक कोई कॉलोनी बसाई जाएगी और वहाँ पे इनको रखा जाएगा। बट ठीक है, ये सब भी होता है, लेकिन वो जो चीज़ें उन्होंने अपने घर के लिए अपने हिसाब से जो इस्टेब्लिश की थी, क्या वो उतना इस्टेब्लिश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो गरीब आदमी होता है, हाँ, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा उनको। कई बार ऐसा होता है कि जो गरीब लोग होते हैं, हो सकता है उनको उन जितना वो पहले अर्न नहीं कर रहे थे उससे ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? कॉम्पनसेशन का अमाउंट उतना ज़्यादा रहता नहीं है। मैक्स टू मैक्स कितना देंगे? वो 10 लाख, इससे ज़्यादा तक कॉम्पनसेशन कोई देता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? किसी सिचुएशन के कारण अगर कोई गरीब हो गया, मान लो कोविड आ गया था, कोविड आया था, कितने लोगों के जॉब लॉस हुए?
ठीक है, उसके कारण अगर वो गरीब हो गए तो वो क्या कहलाएगा, सिचुएशनल पॉवर्टी। ठीक है, उसके बाद जनरेशनल पॉवर्टी, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीब होते ही आ रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी गरीब इंसान है ना, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो गरीब है तो वो अच्छा एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पाएगा, अच्छा हेल्थ केयर सेंटर, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा, अच्छा फूड वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड उसका नहीं होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों के कारण अगर वो इंसान जो है वो गरीब है तो वो क्या कहलाता है, जेनरेशनल पॉवर्टी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट चलता था, अभी भी चलता है, हैव्स और हैव नॉट का। ठीक है, ये बोला जाता है कि जो हैव नॉट्स होते हैं, यानी जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास संसाधनों की कमी होती है, उनमें एक थॉट प्रोसेस चलती है, वो ये सोचते हैं कि अगर उनके घर में मेंबर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो उनकी जो वर्किंग हैंड्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे, है ना। उन हैव नॉट्स जो होते हैं, गरीब इंसान जो होता है, वो ये सोचते हैं कि अगर हमारे घर के मेंबर्स ज़्यादा हैं, हमारे घर में ज़्यादा सदस्य हैं, ज़्यादा बच्चे हैं हमारे, तो हमारे पास ज़्यादा वर्किंग हैंड होंगे। ठीक है, लेकिन वो ये प्रेडिक्ट नहीं करते हैं कि अगर मेंबर ज़्यादा हैं, ज़्यादा वर्किंग हैंड तो होंगे, लेकिन वर्किंग हैंड आपको कब मिलेंगे, वर्किंग हैंड आपको तब मिलेंगे जब वो उस लायक हो जाएंगे, उस एज पे पहुंच जाएंगे। उसके पहले आपके पास ज़्यादा स्टमक है फीड करने के लिए, आपको ज़्यादा खिलाना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो ये इसके कारण क्या होता है, जनरेशनल पॉवर्टी बढ़ती जाती है। ऑलरेडी आप पुअर हो, अब उसके बाद आपकी थॉट ये है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे हमारे घर के, उतने ज़्यादा वर्किंग हैंड होंगे। वर्किंग हैंड तो ठीक है, वो एक समय बाद मिलेगा, लेकिन उतने ज़्यादा स्टमक भी हैं टू फीड। ठीक है, तो क्या होगा कि वो पुअर है ना, उसके बाद मेंबर भी ज़्यादा है घर पे, तो वो और पुअर होते ही जाएंगे, उस पॉवर्टी से वो निकल नहीं पाएंगे। तो सिचुएशनल पॉवर्टी से निकलना फिर भी आसान है कि एक बार वो सिचुएशन ख़त्म हुई उसके बाद आप निकल जाओगे। ठीक है, जैसे कोविड वाली सिचुएशन में क्या हुआ था कि कई लोगों के जॉब लॉसेस हुए थे। ठीक है, अब जॉब लॉसेस हुए उस समय के लिए, फॉर द टाइम बिंग लोगों के जॉब गए और वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए या वो पुअर हो गए, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो सिचुएशन रिकवर हुई, उनको दोबारा जॉब मिली और उसके बाद वो दोबारा पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए। तो ये सिचुएशनल पॉवर्टी से वो बाहर आ गए। लेकिन जेनरेशनल पॉवर्टी से बाहर आना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नामुमकिन है, इससे भी बाहर सकते हैं हम। ठीक है, कोई ऐसी एक्सेप्शनल स्किल आप अर्न कर लो, आप लर्न कर लो, जिसके कारण आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, आईएएस का एग्ज़ाम दो, यूपीएससी का एग्ज़ाम दो, आईपीएस बन जाओ, आप मनोज शर्मा बन जाओगे। ठीक है, तो वो जनरेशनल पॉवर्टी थी उनके यहाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीब थे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, ठीक है, आईपीएस बने और वो जनरेशनल पॉवर्टी के ट्रैप से बाहर आ गए। ठीक है, तो जनरेशनल पॉवर्टी से भी बाहर आया जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। ठीक है, नॉर्मली हम ऐसे जनरेशनल पॉवर्टी से तुरंत बाहर नहीं आते, लेकिन सिचुएशनल पॉवर्टी से हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट, दोनों टाइप की पॉवर्टी समझ में आई। इसके अलावा कुछ और टाइप की पॉवर्टीज होती है, एक होता है रूरल पॉवर्टी और एक होता है अर्बन पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी क्या होता है, ग्रामीण एरिया में रहने के कारण कोई अगर पुअर है तो वो कहलाती है रूरल पॉवर्टी। ठीक है, कैसे, ग्रामीण एरिया में रह रहे हो, ठीक है, गांव में रह रहे हो, आपके पास आय के साधन लिमिटेड होंगे, या तो आप एग्रीकल्चर बेस्ड होगे, है ना, प्योरली आप एग्रीकल्चर कर रहे होगे, या फिर क्या होगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। ठीक है, उसके अलावा आपको ज़्यादा कोई साधन वहाँ पे मिलेंगे नहीं आय के। ठीक है, तो इसके कारण अगर कोई पुअर है कि इनकम ही अर्न नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उस एरिया में रह रहे हैं तो हमारे पास इनकम के सोर्सेज कम है, इसके कारण अगर हम पुअर हैं तो वो क्या कहलाएगा, रूरल पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी क्या होती है, अर्बन एरिया में रहने के कारण अगर कोई पुअर है, अर्बन एरिया में रह रहा है, महंगाई ज़्यादा है, स्कूल्स महंगे हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह में बहुत हेल्थ में बहुत खर्चा हो रहा है। ठीक है, फूड महंगा है, खाना वाना बहुत महंगा है। ठीक है, हाउस महंगा है, हाउसिंग वगैरह महंगी है, उसके कारण अगर कोई पुअर है तो वो क्या कहलाएगा, अर्बन पॉवर्टी।
झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं वो अधिकतर इस पॉवर्टी को फेस करते हैं, अर्बन पॉवर्टी। क्योंकि झुग्गी कहाँ होती है, किसी बड़े शहर में होती है ना। उसका एक ऐसा सेक्शन होता है जो बहुत ही रिलेटिवली बहुत ही पिछड़ा होता है, वहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अब वो रहे तो भले ही शहर में रहे हैं, है ना, महंगाई उनको उतनी ही फेस करनी पड़ रही है जितनी आम आदमी को, बट वो पुअर हैं, और क्योंकि वो शहर में रह रहे हैं तो वो और पुअर होते चले जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, अर्बन पॉवर्टी। ठीक, कोई डाउट? सारे टाइप्स समझ में आए? एब्सोल्यूट, रिलेटिव, जनरेशनल, सिचुएशनल, अर्बन, रूरल, सारे टाइप समझ में आए? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े। अब पॉवर्टी की हम बात कर रहे हैं, अब हम पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं कि पॉवर्टी लाइन, हाँ जाओ, कहाँ जाना है? ओके ओके। पॉवर्टी लाइन की हम बात करते हैं। पॉवर्टी लाइन क्या होता है? वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके नीचे जितने भी लोग आ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पुअर, ठीक है। और जिसके ऊपर जितने भी लोग होते हैं वो कहलाते हैं रिच, नहीं कहलाते हैं वो, पुअर नहीं, वो एब्सोल्यूट पुअर नहीं कहलाते हैं, ठीक है। वो कहलाते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसा नहीं है कि हमने लाइन खींच के रखी है ना, इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जिसके नीचे जितने, इनकम के बेसिस पे जिसके नीचे जितने लोग आते हैं वो कहलाते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, और उसके ऊपर जितने लोग होते हैं वो कहलाते हैं अबव पॉवर्टी लाइन या एपीएल। पर मंथ के हिसाब से अगर हम देखें, नहीं, पर मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो 1286, ठीक है। अर्बन एरिया में अगर कोई इतनी इनकम अर्न कर पा रहा है तो वो कहलाएगा पुअर, और रूरल एरिया में अगर 1059 इतनी इनकम अगर कोई अर्न कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर कहलाएगा, ठीक है। अर्बन एरिया में 1286 को हमने पॉवर्टी लाइन डिफाइन किया है, और रूरल एरिया में 1059 हमने पॉवर्टी लाइन डिफाइन किया हुआ है। कोई अगर इतनी इनकम अर्न कर पा रहा है रूरल एरिया में तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर कहलाएगा। कोई अगर इससे कम इनकम अर्न कर पा रहा है, 1058 भी कर रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अर्बन एरिया में 1286 अगर कोई इतनी इनकम अर्न कर पा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन कहलाएगा। अगर कोई इससे नीचे इनकम अर्न कर रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाएगा, ठीक है। मंथ में हाँ, इस चीज़ पे अभी हम आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और ये वाली जो योजनाएं हैं, इस चीज़ पे अभी हम आएंगे कि कैसे ये हम, मैं बोल ही देती हूँ। हम क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका घर तो बन चुका है ना, आपके पास एक असेट क्रिएट हो चुका है, और वो घर बना किसका है? जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनका बना है, या फिर जो बिल्कुल ही अबव पॉवर्टी लाइन है लेकिन बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से टच्ड जो लोग हैं उनका बना है, ठीक है। आपके पास असेट तो है। बीपीएल वालों का, अगर हम बीपीएल वालों की बात करें तो बीपीएल वालों का भी घर बन गया है, अब उनके पास एक असेट बन गया है। और जब हम पॉवर्टी लाइन डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आपके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास मकान है, आपके पास असेट है, अब आप ऑटोमेटिकली अबव पॉवर्टी लाइन आ जाओगे, ठीक है। तो ये असेट है उनके पास घर है, प्रॉपर पक्का मकान है उनके पास, है ना। तो अब प्रॉपर पक्का मकान बनने से आपको वो अबव पॉवर्टी लाइन कंसिडर किया जाएगा, तो जो आपको बीपीएल के बेनिफिट्स मिलते थे वो बेनिफिट आपको मिलने बंद हो जाएंगे, ठीक है। अबव पॉवर्टी लाइन वाले बेनिफिट मिलते, बीपीएल वाले नहीं मिलते। अब कोई दिखा नहीं रहा हो सरकार को अपने आंकड़े, बीपीएल के बेनिफिट नहीं, एपीएल वालों को भी बेनिफिट मिलता है। जो 2-3 रुपए जो चावल गेहूं के प्राइजेस रहते ना, वो एपीएल को भी मिलता है,
ठीक है, तो उनको एपीएल वाले बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि आपके पास असेट है, आपके पास एक घर क्रिएट हो चुका है, आप ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ चुके हो, है ना। आपके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, अब आपके पास एक संपत्ति है और वो संपत्ति भी कौन सी है, पक्का घर। ठीक है, तो इस पे हम फिर से आएंगे, दोबारा इस बात पे हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में। ठीक है, अभी हम पॉवर्टी लाइन पे रहते हैं, स्टिक रहते हैं। ठीक है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है? पॉवर्टी लाइन एक मिनिमम इनकम लेवल होती है जिसके नीचे अगर आपकी इनकम है तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाओगे, इसके ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आप अबव पॉवर्टी लाइन कहलाओगे। तो अर्बन एरिया में ये इनकम कितनी है? 1286, और रूरल एरिया में ये इनकम कितनी है? 1059। ठीक है, अब जो ये पॉवर्टी लाइन है ये दो बेसिस पे डिफाइन की जाती है। ठीक है, वो दो बेसिस कौन से हैं? कैलोरी इनटेक और दूसरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी आप जो अपनी मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए आप कितना खर्चा कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बेसिस पे ये पॉवर्टी लाइन डिफाइन की जाती। आ रहा है समझ में कि आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो एक मिनिमल अमाउंट सरकार ने तय किया हुआ है, ठीक है, उतना आप खर्च कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, और दूसरा है कैलोरी इनटेक, कि आपको जितनी कैलोरीज की आवश्यकता है वो आपको मिल पा रही है या नहीं। ठीक है, कैलोरी इनटेक जो है वो डेली बेसिस पे होती है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो मंथली बेसिस पे होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो 1286 और 1059 है ना, ये हमारा 59 है। ये जो हमारे प्राइस, ये जो हमारा आंकड़ा है ना, ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का आंकड़ा है। ठीक है, कि इतना आप क्या कर पा रहे हो, हाँ, इतना अमाउंट आप अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आप दे पा रहे हो या नहीं। ठीक है, उनको फुलफिल करने के लिए आप इतना अमाउंट दे पा रहे हो या नहीं। ठीक है, कोई डाउट नहीं? पॉवर्टी लाइन जो है दो बेसिस पे डिफाइन की जाती है, एक होता है कैलोरी इनटेक, कि मिनिमम कैलोरी कितनी है। ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 2200 कैलोरी है अर्बन एरिया में, ठीक है, और 2400 कैलोरी है रूरल एरिया में। अगर, अच्छा ये बताओ कि रूरल एरिया में कैलोरी ज़्यादा क्यों ली है हमने? क्योंकि मेहनत ज़्यादा रहती है रूरल एरिया में। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी कंज्यूम कर पा रहा है रूरल एरिया में तो वो कहलाएगा अबव पॉवर्टी लाइन। अगर कोई इतनी कैलोरीज नहीं कंज्यूम कर पा रहा, उसको नहीं मिल पा रही है, तो वो कहलाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इसके अलावा रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में अगर कोई 2200 कैलोरी कंज्यूम कर पा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन होगा, और अगर कोई इतनी नहीं कंज्यूम कर पा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन होगा। सेकेंड इंडिकेटर है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसके आंकड़े हैं इतने, 1286 और 1059। अब मैंने, जब हम स्ट्रक्चरल चेंजेस पढ़ रहे थे तो 3 इकोनॉमिस्ट के नाम हमने पढ़े थे, और वहाँ पे भी मैंने ये बोला था कि इनके नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है ना, और ये हमारे इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। ठीक है, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने पॉवर्टी लाइन डिफाइन की थी, उनका नाम याद है किसी को? सुरेश, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर, है ना। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है, ये जो आंकड़े हैं, ये किसने दिए हैं? प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर ने। ठीक है, अभी इंडिया में पॉवर्टी लाइन इन्हीं के जो आंकड़े हैं, दिए हुए आंकड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन की जाती है। ठीक है, कोई डाउट नहीं? कैलोरी यानी आप कितना फूड इनटेक कर पा रहे हो। कैलोरी किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, तो हम जब फूड इनटेक करते हैं उसके बाद वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो अगर आप इतनी 2200 कैलोरी आप इनटेक कर पा रहे हो, आपको मिल पा रही हैं 2200 कैलोरी, जितना भी आप खाना खा रहे हो उससे, तो आप अबव पॉवर्टी लाइन हो,
है ना। ऐसे वो 2 रोटी 4 रोटी में डिफाइन नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो डाइट तो सबकी अपनी अपनी होती है। लेकिन हाँ, कैलोरीज को वो डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपको उतनी कैलोरीज मिल पा रही हैं तो वो आप उसके अबव पॉवर्टी लाइन हो जाओगे, नहीं मिल पा रही है तो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाओगे। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं वो डिपेंड नहीं करता। समोसा खा के अगर आप अर्न कर रहे हो कैलोरी, तो फिर आप तो वैसे ही अबव पॉवर्टी लाइन हो। हाँ, तो बस बात वही है ना कि 10 रुपए का ही भले ही आपने समोसा खाया, लेकिन आपको 2200 कैलोरी अगर मिल गई है तो वो 10 ही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, उतने में आप अबव पॉवर्टी लाइन आ जाओगे। ठीक है।